व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज दिवेश गुप्ता। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ फाइनल अकाउंट। आई होप सो कि आप लोगों ने आगे के सारे वीडियोस को ढंग से देखा होगा और जितने भी नोट्स हम लोगों ने अब तक प्रिपेयर किए हैं उसको प्रॉपर तरीके से गो थ्रू किया होगा। सर, ये नोट्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ये जो फाइनल अकाउंट है वो काफी पपलू जैसा लगे। हेलो, कैसा लगे? पपलू जैसा लगे। तो सर, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, आज मैं चालू करने वाला हूं एक नया क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। और ये क्वेश्चन नंबर 10 सर वैसे देखने जाओ तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट सम है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सर, हमारे पास ये टेक्स्ट बुक पड़ी हुई है। आई होप सो कि आप लोगों के पास भी ये टेक्स्ट बुक पड़ी होगी। एक नोटबुक भी अपने पास रखेगा और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन इज कैलसी। सर, कैलकुलेटर आप लोगों के पास ऑलरेडी होना चाहिए। क्लियर? अब सर, अगर हम लोग देखने जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 काफी इजी सम है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बट सर थोड़े से कंसेप्ट आप लोगों के स्ट्रांग होने चाहिए। ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, कितने थोड़े से कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा है। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31/3/2015 वाज वैल्यूड एट 50,000। अब सर, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट दिख रही है ना आप लोगों को? अब तो शायद तक सर हम लोगों ने इतने सारे सम सॉल्व कर लिए हैं कि आप लोगों को आराम से ये समझ में आ जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक की क्या इफेक्ट होने वाली है। अब सर, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आपको दिख रही है, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आपको दिख रही है। अब अगर जब एडजस्टमेंट होगी तब क्लोजिंग स्टॉक की कितनी इफेक्ट होगी सर जी? दो इफेक्ट। कितनी इफेक्ट होगी? दो इफेक्ट। मुझे पता है आप सब लोगों को भी उसका आंसर पता है कि कहां पे इफेक्ट होगी। पहली इफेक्ट होगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरी इफेक्ट सोचो सोचो कहां पे होगी? असेट साइड में। वेरी गुड, मुझे पता है आप सब लोगों का आंसर आ गया है। अब सर, यहाँ पे हम लोग जाके करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा ऑलरेडी ओपन है। क्वेश्चन का हेडिंग दे देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब सर, यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाके हम लोग लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और उसकी वैल्यू कितनी देके रखी हुई है? तो सर उसकी वैल्यू देके रखी है 50,000 रुपीज। कितनी वैल्यू देके रखी है? 50,000 रुपीज। अब सर, इसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आ जाएगी? तो सेकंड इफेक्ट के लिए हमें जाना पड़ेगा बैलेंस शीट के पास। बैलेंस शीट कहां है? बैलेंस शीट यहां है। अब सर, बैलेंस शीट में अगर हम लोग लिखेंगे तो थोड़ा सा नीचे से लिखने की हैबिट रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर सारी की सारी फिक्स असेट्स आएगी और नीचे सारी की सारी करंट असेट्स आएगी। एंड सर जी, क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ द करंट असेट्स, तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू कितनी है? पूरी की पूरी 50,000 रुपए। आई होप सो के फर्स्ट एडजस्टमेंट आप लोगों के लिए इजी होगा। सारे के सारे सम्स में हम लोग करते आ रहे हैं, तो अब ये वाले सम में आपको क्लोजिंग स्टॉक की इंपैक्ट कहीं पे भी घबराएगी नहीं। क्लियर? अब उसके बाद है एडजस्टमेंट नंबर 2। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या कहता है? अब सर, ये थोड़ा सा ट्रिकी एडजस्टमेंट। कैसा एडजस्टमेंट है? थोड़ा सा ट्रिकी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। सर, क्या लिखा हुआ है? सर, fire occurred in a business on 31/1/2015, due to which goods of rupees 8,000 were destroyed and insurance company accepted a claim of 70%। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं एक बार आप लोगों के लिए वर्किंग नोट जो है वो ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं ढंग से समझा सकूं। चलो भाई, इतना कितना टाइम लोगे? ये तो हमारी नोट्स है जो आप लोगों को हम लोग मतलब डे 1 से हम लोग लिखवाते आ रहे हैं। अब सर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना वर्किंग नोट 1, and this is about the adjustment number 2। सर, क्या लिखा हुआ है कि सर गोडाउन में आग लगी और कितने के गुड्स चले गए? तो सर 8,000 रुपए के गुड्स क्या हो गए? चले गए। गोडाउन में आग लगी और 8,000 के गुड्स चले गए। अब सर, इसका दो पार्ट हो गए। इसके कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट हो गए। सर, पहला पार्ट क्या कह रहा है? तो सर, पहला पार्ट ये कह रहा है कि 8,000 के गुड्स आपके गए, चलो अच्छी बात है। आगे जाके हम लोगों को क्या लिखने को मतलब क्या देखने को मिल रहा है? इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 70%। सर, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है? 70% का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है। अब सर, इसमें से हम लोग दो बाइफिकेशन करेंगे, एक है 70% और एक कितना रहेगा अपना? 30%। एक कितना हो गया? 70%, दूसरा कितना होगा? 30%। अब सर, 8,000 का 70% कितना होता है? 8,000 का 70% कितना होता है? तो सर 8,000 का 70% होता है 5,600 रुपए। 8,000 का 70% कितना होता है? 5,600 रुपए। अब बाकी का 30% कितना हो जाएगा? तो सर 2,400। बाकी का कितना हो जाएगा? 2,400। अब सर, ये जो पैसा है, ये 5,600 है, ये हमें इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर में देने वाली है। सर, पैसा अभी तक आया नहीं है, देखो कहीं पे भी ऐसा लिखा है कि पैसा आ गया? नहीं। ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमें फ्यूचर में पैसा देने वाली है। अब सर, फ्यूचर में तो हमारे पास पैसा आएगा ना, फ्यूचर में तो हमारे पास पैसा आएगा, तो सर ये जो है हमारे लिए क्या हो जाएगी? असेट्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? असेट्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में पैसा आने वाला है। बट सर, ये
2400 का, तो कोई पैसा आने वाला है क्या? नहीं ना, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? लॉस। अब सर यहां पे देखो, वापस एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं। गुड्स ऑफ रुपीज fire occur in the business on 31/1/2015 due to which goods of rupees 8000 were destroyed। सर 8000 का गुड्स आप लोगों का डिस्ट्रॉयड हो गया और उसमें से 70% पैसा जो है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी एंड रिमेनिंग 30% के बारे में सर कुछ भी नहीं पता। तो सर जो चीज नहीं पता है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारे लिए लॉस। और हमें सबको पता है कि इस लॉस की इफेक्ट कहां पे हम लोग लिखते हैं? पीएनएल अकाउंट के कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। क्लियर? अब एक बात सोचो सर, एक आपने असेट्स में लिखवा दिया, एक आपने पीएनएल के डेबिट में लिखवा दिया, पर एक बात ये भी तो सोचो कि आपके 8000 रुपए के गुड्स चले गए हैं। कितने के गुड्स चले गए हैं? 8000 रुपए के गुड्स चले गए हैं। क्या आपने गुड्स को सेल किया है क्या? आंसर इज व्हाट? नो। सर ये अदर देन सेल हुआ कि नहीं हुआ? बिजनेस से गुड्स आने के सिर्फ दो ही सोर्स है, पहला एक सेल्स और दूसरा अदर देन सेल। तो जो अदर देन सेल होगा वो कहां से माइनस होगा? सोचो सोचो सोचो, कहां से माइनस होगा? आपके परचेज में से माइनस होगा। कहां से? परचेज में से। चलो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं हम लोग, फटाफट जंप मार के हम लोग पहले पेज पे चले जाते हैं और वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्या बात है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आज ओपन हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट, अब ट्रेडिंग अकाउंट में देखो आपको परचेज, परचेज कहां है? परचेज यहां है 1,80,000। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे टू परचेज जिसकी वैल्यू है 1,80,000 माइनस गुड्स destroyed by fire। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है? तो सर 8000 रुपए का। तो 8000 रुपए यहां पे आपने माइनस कर दिए। क्लियर? अब इसकी सेकंड इफेक्ट क्या होगी? तो सर आपको 2400 रुपए का लॉस हो गया। 2400 रुपीज का आपको क्या हो गया? लॉस। और ये सारे के सारे लॉस आपके कौन सा अकाउंट में आएंगे? पीएनएल अकाउंट में। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे लॉस ड्यू टू फायर। कितने का? 2400 रुपए का। कितने का? 2400 रुपए का। और इसकी एक और इफेक्ट, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देने वाली है ना, तो सर यहां पे हम लोग जाके लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, और अमाउंट कितने आ जाएगी? 5600। सर एक बात हमें समझाइए, चलो आप तो सर है, आपको तो ये सारी इफेक्ट पता है, पर सर हम तो बेचारे स्टूडेंट हैं, हमें कैसे ये सब कुछ पता चलेगा? तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ। इसके लिए मैं आपको क्या देता हूँ? एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ। अब सर ये शॉर्टकट ट्रिक क्या है? देखो यहाँ पे हम लोग नोट्स पे आ जाते हैं। इसके लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ और वह शॉर्टकट ट्रिक है क्या? क्लियर? अब सर ये शॉर्टकट ट्रिक को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लोग डेबिट में और क्रेडिट में क्या इफेक्ट कर रहे हो। डेबिट में और क्रेडिट में क्या कर रहे हो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ये आपको समझ में आ जाता है दैट मींस कि आपके लिए क्या हो जाएगा? एकदम चुटकी बराबर की चीजें हो जाएगी, एकदम पप्पू जैसी चीज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? पप्पू जैसी। अब देखो यहाँ पे मैंने नोट्स ओपन कर लिया अपने। अब नोट्स में मैं 13 नंबर का नोट्स डालता हूं, दैट इज सेकेंड इफेक्ट। अब सर वैसे तो ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि ये जो मैं आप लोगों को 13 नंबर की जो नोट्स लिखवा रहा हूं वैसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, बट ये सर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हाँ भाई हम लोगों ने सम सॉल्व किया है तो इस तरीके से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर डेबिट में से कुछ माइनस हुआ है तो उसकी सेकंड इफेक्ट क्या होगी, डेबिट में कुछ प्लस हुआ है तो उसकी सेकंड इफेक्ट क्या होगी। तो ये सेकंड इफेक्ट के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। किसके बारे में सोच रहे हैं? सेकंड इफेक्ट के बारे में। तो सर ये मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद ये छोटी सी चीज मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम करके रखी है। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएगी। अगर मैंने डेबिट में कुछ भी प्लस करके रखा है, मैंने डेबिट में क्या करके रखा है? कुछ भी, कहीं पे भी डेबिट में, सर कहीं पे भी डेबिट में आप कोई भी डेबिट ले लो, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट हो, चाहे वो पीएनएल अकाउंट का डेबिट हो, या तो वो असेट साइड का हो, अगर हमने डेबिट साइड में कुछ भी प्लस करके रखा है तो उसकी सर जो सेकेंड इफेक्ट होगी, उसकी सर जो सेकेंड इफेक्ट होगी वो कौन सी साइड आएगी? तो सर अपोजिट साइड में। कौन सी साइड में आएगी? अपोजिट साइड में आएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपने डेबिट में कुछ भी प्लस करके रखा है तो उसकी सेकंड इफेक्ट ऑपोजिट साइड में ही आपको देखने वाली है। देख लीजिएगा सर, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करवा के दिखा दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सर अगर मैंने डेबिट साइड में कुछ भी माइनस करके रखा है, क्या करके रखा है? कुछ भी माइनस करके रखा है, तो उसकी जो सेकंड इफेक्ट होगी, कौन सी इफेक्ट? सेकंड इफेक्ट, वो कौन सी साइड आएगी? सेम साइड आएगी।
वापस एक बार, डेबिट में मैंने कुछ भी प्लस करके रखा है तो उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी? ऑपोजिट साइड में। डेबिट में मैंने कुछ भी माइनस करके रखा है तो उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी? सेम साइड पे आने वाली है। वैसे ही सर क्रेडिट का भी है, वैसे ही सर क्रेडिट का भी है। अगर मैंने क्रेडिट में कुछ भी प्लस करके रखा है तो उसकी जो सेकंड इफेक्ट होगी वो कौन सी साइड आ जाएगी? उसके ऑपोजिट साइड में। कौन सी साइड में आ जाएगी? उसके ऑपोजिट साइड में। और वैसे ही सर अगर मैंने क्रेडिट में कुछ भी माइनस करके रखा है तो उसकी सेकंड इफेक्ट जो है, इसकी जो सेकंड इफेक्ट है वो कहां पे आ जाएगी? आप लोगों के सेम साइड में। क्लियर? और दूसरा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। अब सर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट समझ में नहीं आया? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट समझ में नहीं आया मतलब कि आप जो भी चीज डेबिट में लिख रहे हो, जो भी चीज डेबिट में लिख रहे हो वो आपको कहीं ना कहीं पे क्रेडिट में लिखनी ही है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर मैंने डेबिट में कुछ भी प्लस करके रखा है तो वहां पे आपको क्रेडिट में भी कुछ ना कुछ प्लस तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने डेबिट में से कुछ भी माइनस करके रखा है तो कहीं ना कहीं पे आपको डेबिट में से भी माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे अगर मैं डेबिट में कुछ भी प्लस करता हूं तो सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी? ऑपोजिट साइड। सर इसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है? तो बट ऑब्वियसली क्रेडिट साइड। क्लियर? सर अगर मैं डेबिट में से सब कुछ माइनस करता हूं, डेबिट में से मैं क्या करता हूं? कुछ भी माइनस करता हूं तो उसकी सेम साइड इफेक्ट आएगी। मतलब कौन सी साइड इफेक्ट आएगी? इसकी डेबिट साइड में ही इफेक्ट आने वाली है। समझ में आ रहा है? अब जैसे कि इस सब में देख लीजिए, ये जो एडजस्टमेंट है उसमें हम लोग देख लेते हैं। सर ये जो एडजस्टमेंट है, जल्दी हो जा, खुल जा सिम सिम। अब ये एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, ये जो आप लोगों का गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। देखो आपने डेबिट में से 8,000 रुपए माइनस कर दिए। डेबिट में से कितने रुपए माइनस कर दिए? 8,000 रुपए आपने डेबिट में से माइनस कर दिए। अब माइनस किए हैं तो आपको सेम साइड पे कहीं ना कहीं पे लिखने पड़ेंगे। माइनस किया है तो सेम साइड पे लिखना पड़ेगा ना। तो देखो इसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आ रही है? तो इसकी सेकंड इफेक्ट आ रही है एक 2400 रुपए। अब आपने डेबिट में से माइनस कितना किया है? 8,000 रुपए। अभी तक डेबिट कितना हुआ? 2400 रुपए। अभी भी 5,600 बाकी है। तो देखो इसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आ रही है? 5,600 की यहाँ पे इफेक्ट आ रही है। तो यहाँ पे 5,600 अभी असेट साइड है, मतलब डेबिट हुआ 5,600। आप लोगों ने पीएनएल अकाउंट में भी कितना लिखा हुआ है? 2,400। तो सर डेबिट में 8,000 रुपए हो गया और कहीं ना कहीं पे आपने वही डेबिट में से 8,000 रुपए माइनस भी करके रखे हुए हैं। तो सर कुल मिला के मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने कुछ भी डेबिट में से माइनस करके रखा है तो उसकी सेकेंड इफेक्ट जो है ना वो सेम टू सेम साइड ही रहने वाली है। अब अलग अलग अमाउंट से होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सर। हमें कुल मिला के अगर 8,000 मैंने डेबिट से माइनस किया है ना तो 8,000 रुपए में डेबिट में से प्लस भी करूंगा ही। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैंने माइनस करके रखा है डेबिट साइड में 8,000 तो मुझे डेबिट साइड में कहीं ना कहीं पे प्लस भी करना है। तो देखो यहाँ पे जो इम्पैक्ट है कि अगर डेबिट में अगर हम लोग कुछ भी माइनस करेंगे तो उसकी जो सेकंड इफेक्ट है वो कौन सी साइड रहने वाली है? सेम साइड ही रहने वाली है। दैट मींस डेबिट टू डेबिट ही रहने वाली है। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीजें जो है वो समझ में आई होगी। अगर आपको ये कंसेप्ट जो है वो दिमाग में समझ में आ रहा है, अगर ये जो कंसेप्ट है वो आपको दिमाग में समझ में आ रहा है, दैट मींस कि फाइनल अकाउंट के आपको कोई भी सम रोक नहीं सकते। सारे के सारे सम्स यही कंसेप्ट से आपके सॉल्व हो जाएंगे कि अगर डेबिट में मैंने कुछ प्लस किया है तो उसकी सेकंड इफेक्ट होगी क्रेडिट साइड में। अगर मैंने डेबिट में कुछ माइनस किया है तो उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे होगी? सेम साइड में ही होने वाली है। और वाइजा वर्जा, कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो चलो अभी आपकी हो गई सेकंड एडजस्टमेंट क्लियर। अब हम लोग जाते हैं थर्ड एडजस्टमेंट में। थर्ड एडजस्टमेंट नेक्स्ट पेज पे है, चलो चले जाते हैं। आउट ऑफ डेटर्स 6,000 आर नॉट रिकवरेबल। मतलब हमारे पास टोटल डेटर्स है उसमें से 6,000 रुपए अब आने नहीं वाले। तो सर ये क्या हो गया हमारे लिए? बैड डेब्ट। ये क्या हो गया हमारे लिए? बैड डेब्ट। तो चलो बैड डेब्ट तो आपका असेट साइड में आएगा। बैड डेब्ट तो आपका कौन सी साइड आएगा? असेट साइड में आएगा। तो सर अच्छा बैड डेब्ट असेट साइड नहीं आता, डेटर्स आपके असेट साइड में आता है। सॉरी, अब यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे डेटर्स। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? डेटर्स। अब देखो डेटर्स की वैल्यू कहाँ है? डेटर्स कहाँ है? डेटर्स कहाँ है? डेटर्स ये रहा। डेटर्स कितना है? 81,000 रुपीज। तो यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा 81,000 रुपीज। उसमें माइनस कर देंगे बैड डेब्ट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बोले तो एडजस्टमेंट कितना है? 6,000 रुपए का। कितना है? 6,000। तो इसको माइनस करने के साथ आपके पास अमाउंट कितनी आएगी? 75,000 की अमाउंट आएगी। अब इसमें से भी हमें माइनस क्या करना है? बैड डेब्ट रिजर्व। देखो बैड डेब्ट रिजर्व क्या बोला हुआ है? 5%। अब सर 75,000 का 5% कितना होता है? तो मेरे पास तो कैलकुलेटर है। 75,000 इंटू 5% कितना होता है?
3750 कितना होता है 3750। अब माइनस करने के बाद 71250 माइनस करने के बाद कितनी अमाउंट आ रही है 71250। अब इसमें से हमें और कहा है कि डिस्काउंट रिजर्व भी हमें मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है डिस्काउंट रिजर्व भी हमें मेंटेन करना है। तो वो कितना परसेंट बोला है हमें 2%। तो इसका हम लोग 2% करेंगे तो 1425। अब इसको माइनस करके जो भी वैल्यू है वो बाहर निकाल के रख दो 69825 69825। ये आपकी एक साइड की इफेक्ट हो गई। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए सर ये हमने असेट साइड में इफेक्ट की। कौन सी साइड में इफेक्ट की है असेट साइड। असेट साइड हमारे लिए कौन सी साइड है डेबिट साइड है। असेट साइड हमारे लिए कौन सी साइड है डेबिट साइड है क्योंकि सारी की सारी असेट जो है वो हमारा डेबिट बैलेंस शो करती है। सर आपने डेबिट में से कुछ माइनस किया है। आपने डेबिट में से कुछ माइनस किया है। अगर माइनस करोगे तो सेम साइड इफेक्ट देनी पड़ेगी। अगर डेबिट में से कुछ माइनस किया तो उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आने वाली है आपके डेबिट साइड में ही आने वाली है। बट कौन से अकाउंट में सर पीएनएल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में पीएनएल अकाउंट में। तो सर पीएनएल अकाउंट में हम लोग जाएंगे। हमें सबको फॉर्मेट तो पता है ना कि टू बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस बैड डेब्ट एडजस्टमेंट बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट और जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या कर देंगे माइनस। तो प्लस प्लस और माइनस। देखो आपको बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस में कितना देके रखा है। तो सर बैड डेब्ट आपको ट्रायल बैलेंस में देके रखा है 12,080 रुपए 12,080 रुपए। बैड डेब्ट एडजस्टमेंट में कितना आया तो सर 6,000 रुपए। बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट में कितना आया तो आई थिंक 3750। अब इन सबको हम लोग प्लस कर देते हैं तो 12080 प्लस 6,000 प्लस 3750 कितना आ गया 21,830। अब उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं बैड डेब्ट रिजर्व आप लोगों का जो एडजस्टमेंट सॉरी ट्रायल बैलेंस में देके रखा है तो वो कितना है तो सर 12,600 रुपए का। तो इसको माइनस कर दे तो 21,830 माइनस 12,600 तो कितना आया 9230। तो नया महीने क्या किया वापस एक बार देख लेते हैं। सर बैड डेब्ट आपका ट्रायल बैलेंस में कितना देके रखा है तो 12080 प्लस बैड डेब्ट आपका एडजस्टमेंट में कितना आया तो सर 6,000 रुपए का आ गया प्लस बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट में का कितना है देखो 5% 75,000 का 5% कितना होता था 3750। यहाँ पे 3750। अब माइनस कर देंगे हमारे पास जो ऑलरेडी बैड डेब्ट रिजर्व पड़ा हुआ है ट्रायल बैलेंस का 12,600 तो आपका कितना अमाउंट आ जाएगा 9230। उसको हम लोग बाहर जाके लिख देंगे। अब जैसे कि आप लोगों ने ये बैड डेब्ट के बारे में किया वैसे ही सेम आपको किसके लिए करना है डिस्काउंट के लिए भी करना है। तो यहां पे ध्यान दो टू डिस्काउंट अलाउड। अच्छा मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देता हूं टू डिस्काउंट कौन सा ट्रायल बैलेंस उसके बाद डिस्काउंट कौन सा एडजस्टमेंट उसके बाद डिस्काउंट रिजर्व कौन सा एडजस्टमेंट एक लाइन छोड़ के डिस्काउंट रिजर्व कौन सा ट्रायल बैलेंस। सर यहां पे ध्यान दो जैसे कि आप लोगों ने जो भी आप लोगों ने बैड डेब्ट के लिए किया देखो बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस बैड डेब्ट एडजस्टमेंट बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट वैसे ही सेम टू सेम आपको किसके लिए करना है डिस्काउंट के लिए भी करना है। अब देखो डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस आपको कितना देके रखा है तो देखो डिस्काउंट की अमाउंट हमें डेबिट वाली देखनी है। कौन सी वाली देखनी है डेबिट वाली। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे 5,100। डिस्काउंट आपको एडजस्टमेंट में तो देखे नहीं रखा है इससे क्या हो जाएगा ये डैश हो जाएगा। डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट में कितना आया था अब ये अमाउंट मुझे याद नहीं है। डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट में कितना आया था तो देखो 1425 कितना आ रहा है 1425। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे 1425। अब इसको हम लोग प्लस कर देते तो 5100 प्लस 1425 टोटल कितना आया 6525। टोटल कितना आया 6525। अब इसमें से हम लोग डिस्काउंट रिजर्व जो आपको ट्रायल बैलेंस में देके रखा है कितना है 450 रुपए। कितना है 450 रुपए। इसको क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे तो माइनस 450 तो यहाँ पे कितना आएगा 6075। यहाँ पे कितना आएगा 6075। तो ये आपकी हो गई एडजस्टमेंट नंबर 3 जो इतनी लेंथी थी वो एडजस्टमेंट खत्म। देखो कंसेप्ट कौन सा है सर वापस एक बार हम लोग समझते हैं। आपने असेट साइड से कुछ माइनस किया। अब असेट साइड हमारी कौन सी साइड है डेबिट साइड। असेट जो होता है वो आपका डेबिट बैलेंस ही शो करता है ना तो ये हो गई डेबिट साइड। अगर डेबिट में से हम लोग कुछ भी चीजें माइनस कर रहे हैं तो उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी सेम साइड में।
उसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, सेम साइड में। तो देखो आप लोगों ने इसकी सेकंड इफेक्ट सेम साइड पे की कि नहीं की, समझ में आ रहा है। तो वो जो मैंने नोट्स अभी लिखवाई थी वो आपके दिमाग में बैठ गए, क्लियर। और एक आध एडजस्टमेंट करेंगे तो आपके दिमाग में ऐसे एकदम छप जाएगी कि हाँ सर अब तो फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट हमें समझ में आती है। उसके बाद क्रेडिट परचेज ऑफ 6,000 एंड क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ ₹1,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। अब ये तो काफी इजी है सर, आपने 6,000 रुपए का परचेस रिकॉर्ड नहीं किया, सर आपने 1,000 का परचेस रिटर्न रिकॉर्ड नहीं किया, तो कोई बात नहीं ना सर, रिकॉर्ड कर देते हैं, क्योंकि हमें तो प्लस ही करना है ना, क्योंकि जब अनरिकॉर्डेड चीजें जो होती है उसको प्लस करके रिकॉर्ड कर दो। तो यहाँ पे परचेस में जाएंगे हम लोग और लिखेंगे प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस। अब मुझे बताओ अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस कितने का है, 6,000 रुपए का। कितने का है, 6,000 का। अब सर ध्यान रखो, मतलब याद करो, मैं परचेज में कुछ भी प्लस करूंगा रिगार्डिंग टू दिस अनरिकॉर्डेड एंड वो सब कुछ, तो हमें सेकंड इफेक्ट उसकी कहां पे देनी पड़ेगी, डेटर्स में देनी पड़ेगी। कहां पे देनी पड़ेगी, डेटर्स में। अब सर यहां पे ध्यान दो, डेटर्स में जाएंगे हम लोग और डेटर्स में जाके हम लोग इसको सॉरी क्रेडिटर्स में, आई एम सॉरी मैंने मुझसे गलती हो गई, कहां पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिटर्स में। अब सर क्रेडिटर्स में हम लोग जाएंगे, यहां पे क्रेडिटर्स। अब देखो क्रेडिटर्स की आपको वैल्यू कितनी देके रखी है, अच्छा मैंने दूसरा सम देख लिया, देखा ये भी गलती हो जाती है कभी कभार। हाँ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की आपको वैल्यू कितनी देके रखी है, क्रेडिटर्स 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 मिल जा, हाँ 28,200, 28,200 प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस कितने का है, 6,000 रुपए का है। आई बात समझ में, वहां पे परचेस में हम लोगों ने प्लस किया, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, प्लस ही करना है। अब सर ये तो हो गई इफेक्ट, अब दूसरा क्या है, अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न, अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न। अब परचेस रिटर्न को तो हम लोग माइनस ही करते हैं ना, तो वैसे ही जो परचेस रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, माइनस ही कर देंगे। तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस रिटर्न कितने रुपए का है ये, तो सर ये है 1,000 रुपए का, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब अगर यहां से हम लोगों ने इसको माइनस किया तो आपके क्रेडिटर्स में से भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस रिटर्न कितने रुपए हो गए, 1,000 रुपए आपके हो गए, और इसको आप लोगों ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आई बात समझ में मैंने क्या किया, हेलो समझ में आ रहा है ना मैंने क्या किया, क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन द फिक्स असेट्स। अब सर हमें यहाँ पे फिक्स एसेट्स पे 10% के डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करने को कहिए। अब एक बार देखते हैं फिक्स एसेट्स कहाँ कहाँ पे देके रखे हुए, फिक्स एसेट फिक्स एसेट फिक्स एसेट, सर फिक्स एसेट जैसा तो कुछ देके ही नहीं रखा, तो यहाँ पे मतलब ये किस बात का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को कहा है, तो सर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फिक्स एसेट्स में कौन सी एसेट्स आपकी कवर होती है। तो फिक्स एसेट्स में पहला आएगा आपका लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद आएगा आपका मशीनरी, और उसके बाद क्या आएगा आपका फर्नीचर। समझ में आ रहा है। तो सर इन सब पे हमें कितना परसेंट का डेप्रिसिएशन लगाना है, 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। कितने परसेंट का, 10% का। तो चलो फटाफट हम लोग जाते हैं असेट साइड में। अच्छा बाय द वे हम लोग असेट साइड पे ही है, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे जाके पहले लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, होप सो कि आप लोगों को समझ में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा अब ये लैंड एंड बिल्डिंग कितनी अमाउंट का है, तो सर 1,80,000 का। अब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 10%, तो कितना होगा 18,000 होगा, माइनस करके हम लोग बाहर लिख देंगे। उसके बाद है दूसरा मशीनरी। अब सर मशीनरी की वैल्यू आपको कितनी देके रखी हुई है, तो 1,26,000। अब इसमें से भी हम लोग क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 10%, तो ये कितना हो जाएगा 12,600, माइनस करने के बाद बाद में लिख देंगे। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ कैलकुलेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक ही साथ में कैलसी पे माइनस करके बाहर जाने देंगे। उसके बाद है फर्नीचर। अब सर फर्नीचर पे आप लोगों को कितना वैल्यू देके रखा है, तो 22,500, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 10%, तो 2250। अब सर वैसे तो लीज होल्ड बिल्डिंग भी तो वहीं पे आता है ना, बट सर इसके लिए कुछ अलग ही कहानी है, तो हम लोग लीज होल्ड बिल्डिंग का बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास ये 3 फिक्स एसेट्स है, उसका हम लोग डेप्रिसिएशन कहां पे लिख देंगे, अब पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो चलो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं। पीएनएल कहाँ, हम यहाँ, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में हम लोग जाएंगे और हम लोग अपने इन हाथों से लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन। क्या लिख देंगे, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन सर बहुत सारी चीजों का था ना, तो मैं एक हेडिंग दे देता हूं और उसके अंदर में सारी की सारी चीजें लिख दूंगा। अब सर डेप्रिसिएशन पहला किसका है, तो सर पहला है लैंड एंड बिल्डिंग का।
अब से लैंड एंड बिल्डिंग का कितना डेप्रिसिएशन था, तो 18,000। उसके बाद किसका है, मशीनरी का, यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे मशीनरी। अब मशीनरी का कितना है, तो सर मशीनरी का आएगा 12,600। उसके बाद किसका है, तो सर उसके बाद है फर्नीचर, उसका कितना आएगा, तो 2250। अब यह सर आपका हो गया टोटल डेप्रिसिएशन। चलो मैं इसका टोटल बाहर लिख दूं, 18,000 प्लस 18,000 प्लस 12,600 प्लस 2250, तो टोटल कितना आ जाएगा 16,000। अच्छा कहाँ से 16,000, 18,000 प्लस 12,600 प्लस 2250, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, तो 32,850। टोटल कितना आ जाएगा 32,850। चलो उसकी भी वैल्यू हम लोग बाहर लिख दे, क्योंकि लास्ट सम की तरह बाद में वापस कंफ्यूजन होगा कि कुछ टैली नहीं हो पा रहा है। तो 1,80,000 माइनस 18,000, तो वैल्यू कितना आएगा, सो 1,62,000। उसके बाद 1,26,000 माइनस 10%, तो 1,13,400 रुपीज। उसके बाद 22500 माइनस 2250, तो इसका कितना आ रहा है 20,250। समझ में आ रहा है, तो आपकी डेप्रिसिएशन की भी इफेक्ट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद है दो ही एडजस्टमेंट बाकी सर, है ना, काफी इजी। अब सर इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 3,200 फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब कि आपका जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम है, आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम दिखा रहा है वो आपका इंश्योरेंस में 3,200 कौन से ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है। तो देखो आपको इंश्योरेंस कितना देके रखा हुआ है, इंश्योरेंस 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 कहाँ है, इंश्योरेंस ये रहा, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको देके रखा है 14,400 रुपीज का। तो अब हम लोग जाते हैं पीएनएल अकाउंट में, यहाँ पे डेबिट साइड में जाके लिख देंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम, और जिसकी वैल्यू कितनी है, तो सर 14,200 रुपीज। कितनी है 14,200 रुपीज। अब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे प्रीपेड, नेक्स्ट ईयर का है ना, तो इसको प्रीपेड कहेंगे। प्रीपेड कितना है 3,200, माइनस करने के बाद अमाउंट कितनी आ जाएगी, तो 11,000 रुपए की आ जाएगी। अब सर प्रीपेड चीजें आप लोगों को नेक्स्ट ईयर की चीजें, मतलब नेक्स्ट ईयर का जो खर्चा है वो आपने अभी पे कर दिया, तो क्या आपको नेक्स्ट ईयर पे करने की जरूरत है क्या, नहीं ना, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, असेट्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, असेट्स हो जाएगी। तो चलो असेट्स में जाके हम लोग लिख देते हैं, असेट्स में जाके हम लोग लिख देते हैं, सर कहां पे जाके लिख देंगे, असेट्स में जाके हम लोग लिख देंगे कि प्रीपेड प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। चलो ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है, हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, और अमाउंट कितने आ जाएगी 3,200 रुपए। समझ में आ रहा है। अब सर लास्ट एडजस्टमेंट, बहुत ही सारे लोग ये लास्ट एडजस्टमेंट में आके अटक जाते हैं, बहुत सारे लोग। अब सर क्या लिखा है, 50% कमीशन इज रिसीव्ड। अच्छा सर यहाँ पे रिसीव्ड वर्ड पे आपको बहुत ही बड़ा फोकस देना है, मतलब कि आपको जो ऊपर ये कमीशन मिला है ना, मतलब ऊपर आपको देखो कहीं पे भी आपको कमीशन रिसीव दिख रहा है, देखो ये कमीशन रिसीव दिख रहा है 6,000 रुपए का, तो ये जो 6,000 है ना वो आप लोगों को रिसीव्ड हो चुका है। बट सर वो कितना परसेंट शो कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 50%। कितना परसेंट, 50%। देखो जैसे कि मैं वर्किंग नोट पे आ जाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूं। वर्किंग नोट कहाँ है, कहाँ है, ये है ना, मुझे इसका कुछ ना कुछ तो सेटिंग करना पड़ेगा, ये अब नेक्स्ट टाइम से मुझे ये नहीं चाहिए। सर देखो आपको क्या लिख के रखा हुआ है कि जो आपने इंश्योरेंस पे करके रखा है 50% 50% इंश्योर कमीशन, 50% कमीशन इज रिसीव्ड। आपको ऐसा कुछ लिख के रखा हुआ है 50% कमीशन इज व्हाट, रिसीव्ड, ऐसा कुछ लिख के रखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ सर 50% अगर रिसीव्ड है तो बाकी का 50% रिसीवेबल होगा, बाकी का 50% रिसीवेबल होगा, और तभी तो जाके 100% बनेगा ना। देखो 50% रिसीव्ड है, 50% बाकी रह गया, दैट इज रिसीवेबल है, तभी तो जाके 100% बनेगा ना। अब सर ये 50% के अकॉर्डिंगली 6,000 रुपए है, तो ये रिमेनिंग 50% के अकॉर्डिंगली भी कितना होना चाहिए 6,000, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12,000 रुपए। मतलब इसका मतलब क्या है सर, आपको टोटल जो कमीशन है वो 12,000 रुपए का मिलना चाहिए था, पर आपको मिला कितना है, सिर्फ और सिर्फ 6,000 ही मिला है।
दैट इज 50% कमीशन इज रिसीव। तो बाकी का 50% अभी बाकी है ना, तो ये तो क्या हो गया, रिसीवेबल। ये आपके लिए क्या हो गया, रिसीवेबल। तो चलो रिसीवेबल कमीशन हम लोग जाके लिख देते हैं। रिसीवेबल कमीशन जो है ना वो हम लोग जाके लिख देते हैं। कौन सा अकाउंट में आएगा बाय द वे रिसीवेबल कमीशन, आपके पीएनएल अकाउंट में। कौन सी साइड आएगा, आपके पीएनएल अकाउंट में। तो फटाफट जाके हम लोग पीएनएल अकाउंट में लिख देते हैं। यहाँ पे फटाफट जाके हम लोग पीएनएल अकाउंट में लिख देते हैं, बाय कमीशन जिसकी अमाउंट है 6,000 रुपए प्लस रिसीवेबल 6,000 और टोटल कितना आ गया आपका 12,000 रुपए। आई बात समझ में। सर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी थी, 50% कमीशन इज रिसीव्ड वाली। अगर ये रिसीव्ड नहीं होता और रिसीवेबल होता तो शायद तक बात कुछ और होती। समझ में आ रहा है। अब सर देखो, चलो अब लॉजिक पे काम करते हैं। ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। अगर मैंने क्रेडिट साइड में कुछ भी प्लस किया है तो उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी, ऑपोजिट साइड। अब ऑपोजिट साइड मतलब कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड। देखो ये क्रेडिट साइड है, प्लस करोगे ऑपोजिट साइड आएगा। ऑपोजिट साइड मतलब कौन सी साइड है, आपके असेट साइड, मतलब डेबिट साइड। तो डेबिट साइड आपके कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, असेट साइड। तो सर असेट साइड में अब हम लोग जाएंगे, असेट्स में हम लोग जाएंगे और लिखेंगे रिसीवेबल कमीशन और उसकी अमाउंट क्या आ जाएगी, 6,000 रुपये। इसकी अमाउंट क्या आ जाएगी, 6,000 रुपये। समझ आ रहा है। तो ये सर सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है वो आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, तो फटाफट ट्रायल बैलेंस की जितनी भी चीजें है उसको ट्रांसफर करेंगे और इस सम को क्या करेंगे, गायब कर देंगे, मतलब कंप्लीट कर देंगे। समझ में आई बात। अब सर उसके बाद जो है वो है आपका कैपिटल। उसके बाद जो है वो है आपका क्या, कैपिटल। तो सर कैपिटल जो है वो आपका सबसे टॉप ऑफ द बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आएगा। यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू कितनी देके रखी है, तो कैपिटल की वैल्यू देके रखी है 2,70,000। कैपिटल की वैल्यू कितनी देके रखी है, 2,70,000। अब थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं और यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे लेस ड्राइंग्स, क्योंकि आपको ड्राइंग्स भी देके रखा हुआ है। तो देखो ड्राइंग्स की वैल्यू कितनी है आपकी, 16,200 रुपये। ड्राइंग्स की वैल्यू कितनी है, 16,200 रुपये। क्लियर। उसके बाद सर लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया, हाँ जी। मशीनरी लिख दिया, यस। अच्छा ये एक गलती हो गई ना, हमें मार्कर का कलर चेंज करना था। देखो ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, बट कोई बात नहीं, मुझसे गलती होगी, आप लोगों से एग्जाम में गलती नहीं होगी। यहां पे ध्यान दो, कैपिटल 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 की वैल्यू थी 2,70,000 लेस ड्राइंग्स ड्राइंग्स की वैल्यू कितनी है, तो 16,200, ये माइनस हमें करना है। उसके बाद आपको देके रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, देखो लिख दिया। मशीनरी डन, फर्नीचर डन, लीज होल्ड बिल्डिंग। क्या है, लीज होल्ड बिल्डिंग। अब सबसे पहले तो ये कि लीज होता क्या है वो समझ लेते हैं। सर लीज जो होता है वो होता है भाड़ा। लीज जो होता है वो क्या होता है, भाड़ा। अब देखो दो तरीके की चीज होती है, मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। सर आपने ये सुना है कि आपने मतलब रेंट अग्रीमेंट बनाना, कभी भी ये रेंट अग्रीमेंट के बारे में आपने सुना है। तो सर जो रेंट अग्रीमेंट होता है, जब कभी भी आप लोग कहीं पे भाड़े पे रहने के लिए जाते हो या तो कोई शॉप भाड़े पे लेते हो, तो उस केस में आपको रेंट अग्रीमेंट बनाना पड़ता है। अब सर ये रेंट अग्रीमेंट क्या होता है, तो एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन द जो लैंडलॉर्ड होता है और वो और टेनेंट के बीच में। किसके बीच में, टेनेंट के बीच में। दैट मीन्स कि जो भाड़ुआत आएगा वो, उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है कि आपको ये प्रॉपर्टी हम लोग 11 महीने के लिए क्या कर रहे हैं, यूज करने के लिए दे रहे हैं। अब जो रेंट अग्रीमेंट बनता है ना वो सिर्फ 11 महीने का बनता है। रेंट अग्रीमेंट जो है वो कितने महीने का बनता है, सिर्फ और सिर्फ 11 महीने का बनता है। अब मुझे डाउट है कि 11 महीने के बाद ये जो ओनर है वो मुझे निकाल देगा, तो डाउट तो होगा ही ना। अगर मेरा धंधा जम गया, मैं बिजनेस कर रहा हूँ और वो शॉप में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस अगर जम गया तो उस केस में ये जो अपना कहते हैं ना कि ओनर है शॉप का, वो तो मुझे निकाल देगा। तो मैं क्या करूंगा उसके साथ कि 5 साल की एक डील कर लूंगा। मैं 5 साल तक मुझसे ये जगह, मतलब मुझसे ये जगह में लेना मत। 5 साल तक मैं इस शॉप में क्या करूंगा, अपना बिजनेस करूंगा। तो ये तो 1 साल से ज्यादा का हो गया ना, ये तो 1 साल से कितने का हो गया, ज्यादा का हो गया। तो सर ऐसे केस में अगर आप लोग 1 साल के ज्यादा के लिए जगह जो है वो भाड़े पे ले लेते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीज कहते हैं। कि जहां पे आपको हर 11 महीने के बाद ये जो अग्रीमेंट है उसको रिन्यू नहीं करना पड़ता। क्लियर। बट एक प्रॉब्लम है,
ये जो आप अग्रीमेंट करते हो लीज का, उसमें आपको जो अमाउंट होती है वो एक ही साथ में दे देनी पड़ती है, एक ही साथ में दे देनी पड़ती है। अब से फॉर एग्जांपल मैंने 5 साल के लिए वो जो जगह है वो लीज पे लेके रखी है। कितने साल के लिए लीज पे लेके रखी है? 5 साल के लिए जगह जो है वो लीज पे लेके रखी हुई है। अब सर लीज की जो अमाउंट है वो कितनी है? तो सर लीज की अमाउंट 5 लाख मान के चलते, 5 साल के लिए आपने 5 लाख रुपए टोटल पे कर दिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 5 लाख है वो क्या 1 साल का है कि 5 साल का है? वापस एक बार, ये जो 5 लाख मैंने पे किया है वो 1 साल का है कि 5 साल का है? तो आंसर इज व्हाट? 5 साल का है। कितने साल का है? 5 साल का। तो अगर 5 साल का खर्चा 5 लाख है तो 1 साल का खर्चा कितना होगा? आई नो कि आप सबको डिवीजन तो अच्छी तरीके से आता होगा। कितना होगा? 1 लाख रुपए होगा। मतलब कि आपको हर साल 1-1 लाख रुपए क्या करने पड़ेंगे? आपकी लीज की अमाउंट से कम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे। और वही 1 लाख आपको क्या करना है? राइट ऑफ करना है आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आई बात? क्लियर? तो यहाँ पे देखो आपको देके रखा है लीज होल्ड बिल्डिंग, जिसकी डेट जो है ना वो काफी, मतलब आपको यहाँ पे डेट्स का काफी इंपॉर्टेंस ध्यान रखना है। देखो कौन सी तारीख देके रखी है? 1/4/14। अब ये 1/4/14 जो है ना वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट के साथ मैच करनी चाहिए। मतलब कि ऊपर देखो आपको ये जो क्वेश्चन देके रखा है उसमें कुछ ऐसा, सबसे पहले ये देखो सबसे ऊपर वाली लाइन जो है ना उसको एक बार रीड करते हैं। क्या लिखा है? प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ निर्मी एज ऑन 31/3/2015। मतलब ये जो 31/3/2015 है ना वो सर क्लोजिंग डेट है। कौन सी डेट है? क्लोजिंग डेट है। तो इसकी ओपनिंग डेट कौन सी होगी? तो 1/4/2014। कौन सी होगी? 1/4/2014। उस डेट के साथ ये डेट क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। 1/4/14 के साथ ये डेट मैच होनी चाहिए। देखो हो गई। अब हमें क्या करना है? देखो अब तो काफी सिंपल हो गया। अब अगर आपको ये स्टोरी समझ में आ गई तो अब तो काफी सिंपल है। यहां पे जाके मैं लिख दूंगा लीज। अब लीज की वैल्यू कितनी है? तो सर 45,000 रुपीज। अब हमें सिंपल सा क्या करना है? माइनस रिटर्न ऑफ। अब करो 45,000 डिवाइडेड बाय, देखो 5 साल के लिए आपने लीज लेके रखी है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो 45,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, कितना होगा? तो 5,000। अब इसको माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आ जाएगा आपके पास? 40,000 रुपए। अब ये जो 5,000 है ना उसकी सेकंड इफेक्ट आपको कहां पे डालनी है? आई मीन सॉरी, अच्छा मेरे से गलती हो गई। 5,000 नहीं आएगा, 9,000 आएगा। 5,000 नहीं आएगा, कितना हजार आएगा? 9,000 रुपए आएगा। गलती हो गई, गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे 9,000। माइनस करने के बाद आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी? तो सर 36,000 रुपीज। अब ये जो 9,000 है, ये जो 9,000 है वो आपको कहां पे लिख देना है? तो 9,000 जो है वो आप लोगों को आपके पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में यहां पे लिख देना है, टू रिटर्न ऑफ लीज। कितना रुपए? तो सर 9,000 रुपए। सर ऐसी एडजस्टमेंट को जो आप लोगों के ट्रायल बैलेंस में ही है, ऐसी एडजस्टमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? हिडन एडजस्टमेंट कहेंगे। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? हिडन एडजस्टमेंट कहेंगे। आई होप सो कि आपको मेरी बातें जो है वो समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद है सेल्स। तो सर सेल्स आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो सर यहाँ पे एक बार के लिए अकाउंट ओपन होने देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बाय सेल्स। अब देखो आपको सेल्स की वैल्यू कितनी देके रखी है? तो सर सेल्स की जो वैल्यू है वो आपको देके रखी है 4,50,000 रुपीज। कितनी देके रखी है? 4,50,000 रुपीज। उसके बाद है आपका परचेस रिटर्न। तो यहां से हम लोग माइनस कर देंगे परचेस रिटर्न, और उस परचेस रिटर्न की वैल्यू कितनी है? तो 10,800 रुपए। अब इसको माइनस हम लोग लास्ट में ही करेंगे, फिलहाल के लिए सिर्फ लिख देते। उसके बाद है डेटर्स। क्या सर हम लोगों ने डेटर्स लिखा है क्या? आई थिंक सो, बैड डेट रिजर्व की एडजस्टमेंट थी तो डेटर्स तो आप लोगों ने लिख ही दिया होगा। तो सर आप लोगों ने डेटर्स जो है, देखो यहाँ पे अपना डेटर्स जो है वो आ गया है। उसके बाद है 12% लोन फ्रॉम दत्तू। हेलो सर कौन है ये? दत्तू। तो सर यहाँ पे ध्यान दीजिए, लाइबिलिटी मतलब लोन तो है, वो तो हमारी लाइबिलिटी होती है ना, ये तो सिंपल है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12% लोन फ्रॉम दत्तू। अब सर दत्तू के पास से आपने 12% की लोन लेके रखी है और कितना रुपए लेके रखा है? 27,000 रुपए। कितना रुपए लेके रखा है? 27,000। सर कौन सी डेट को लेके रखा है? तो सर डेट है आपकी 1/10/2014। 1/10/2014 को आप लोगों ने क्या लेके रखी है? लोन लेके रखी है। अब सर लोन लिया है, लोन लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा ना। लोन अगर लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा ना। तो चलो एक बार ये पूरी एडजस्टमेंट को समझ लेते हैं। कहीं पे भी नीचे आपको इंटरेस्ट देके रखा है क्या?
कहीं पे भी नीचे आपको इंटरेस्ट देके रखा है क्या, तो आंसर इज व्हाट, नो। मतलब हमें इसका इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें इसका इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सर चलो आ जाते हैं हम लोग वर्किंग नोट पे, आ जाते हैं हम लोग वर्किंग नोट पे। तो सर ये रही हमारी वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब मुझे एक बात बताओ, दत्तू के पास से आपने लोन कब लेके रखे? अब मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हो गया था 1/4/2014 को। अब ये खत्म कब होगा? तो सर 31/3/2015 को। तो ये 1 साल तक चलेगा। और आपने जो लोन लेके रखी है वो कब लेके रखी है? तो 31/10/2014 को आपने लोन लेके रखी है। अब सर यहाँ पे आपने लोन लेके रखी है, तो यहां से लेके यहां तक आपने इस लोन को यूज किया होगा। तो कितने महीने हो गए? सर 6 महीने हो गए। आपने इस लोन को कितने महीने तक यूज किया? 6 मंथ्स के लिए यूज किया। तब इसका इंटरेस्ट जो है I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है आपकी? तो सर प्रिंसिपल अमाउंट है आपकी 27,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है? तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12%। और नंबर ऑफ ईयर कितना आ जाएगा? तो 6/12। 6/12। अब ये सर PRN, ये तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला है। तो सर 27,000 इंटू 12% इंटू 6/12, तो अमाउंट कितना आ जाएगा आपका? 1620। अमाउंट आपका कितना आ जाएगा? 1620। अब सर ये 1620 क्या इंटरेस्ट आपने पे कर दिया है क्या? आंसर इज व्हाट, नो। कहीं पे भी आपको इंटरेस्ट पेड की इफेक्ट नहीं देख रखी है। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये जो आपका इंटरेस्ट है वो क्या करना बाकी है? पे करना बाकी है। तो सर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके मैं लिख दूंगा 2 इंटरेस्ट ऑन लोन 1620। 1620 ही था ना? एक बार देख लेते हैं, 1620 था ना? हाँ 1620। और इसकी सेकंड इफेक्ट जो है वो हम लोग कहां पे जाके लिख देंगे? तो इसकी सेकंड इफेक्ट आप लोगों के लिए आ जाएगी यहां पे लायबिलिटी साइड में, इंटरेस्ट ऑन लोन 1620। समझ में आया? अच्छा अब यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा जाएगा सर, यहां पे क्या लिखा जाएगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? 1620। आई होप सो कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब सर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इजी। अब इस सम में कुछ भी नया नहीं है, पूरा का पूरा सम आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो अब क्या देके रखा है? तो अब सर देके रखा है परचेस। क्या हम लोगों ने परचेस लिख दिया क्या? एक बार देख ले क्या सर, क्रॉस वेरीफाई कर ले क्या। परचेस कहाँ है? परचेस कहाँ है? परचेस कह रहा है मैं यहाँ पे हूँ, कहाँ पे ढूंढ रहा है मुझे? तो देखो आपने परचेस लिख दिया। उसके बाद है सेल्स रिटर्न। देखो यहाँ पे मैंने सेल्स की अमाउंट बाहर लिख दी थी, वापस अंदर लिख दे। 4,50,000 माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की अमाउंट क्या है? तो सर सेल्स रिटर्न की अमाउंट है 9,000 रुपए। उसके बाद है फ्रेट। उसके बाद क्या है? फ्रेट। तो फ्रेट तो यहां पे आएगा। सर फ्रेट की अमाउंट कितनी है? तो सर फ्रेट की अमाउंट है 13,500 रुपए। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? छोटे मोटे खर्चे। सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? छोटे मोटे खर्चे जो आपके पीएनएल अकाउंट में आएंगे। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस की वैल्यू कितनी देके रखी है? तो सन्ड्री एक्सपेंस की वैल्यू देके रखी है 3150। सन्ड्री एक्सपेंस की वैल्यू कितनी देके रखी है? 3150। एक बार मैं फ्रेट की अमाउंट देखना चाहूंगा कि फ्रेट की अमाउंट मैंने क्या लिखी है। हाँ 13,500 लिखी है, बराबर है। अब उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या हमने इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दिया क्या? देखो इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया अपना, बैड डेट हो गया, बैड डेट रिजर्व हो गया, डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया। अब सर ये गुड स्टॉक देके रखा है और बाजू में डेट देके रखी है 1/4/2014, मतलब ओपनिंग डेट देके रखी है। कौन सी डेट देके रखी है? ओपनिंग डेट देके रखी है। तो सर ओपनिंग डेट पे जो हमारा स्टॉक होता है उस स्टॉक को हम लोग क्या नाम देते हैं? ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक। चलो पूरा लिख देता हूं, टू ओपनिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू कितनी देके रखी है आपको? तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू देके रखी है 9,900 रुपीज। अब उसके बाद है सैलरी। सर सैलरी हम लोग किसको पे करते हैं? एम्प्लॉयज को। और एम्प्लॉयज कहां पे होते हैं? ऑफिस में। तो सर ऑफिस अकाउंट में यहां पे हम लोग जाके लिख देंगे सैलरी। और सैलरी की वैल्यू कितनी देके रखी है? तो सर सैलरी की वैल्यू देके रखी है 42,000 रुपीज। कितना देके रखा है? 42,000 रुपीज। उसके बाद है वेजेस।
वेजेस की वैल्यू कितनी देके रखे हैं? अब वेजेस कहां पे आएगा? आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो सर वेजेस की वैल्यू हम लोग यहां पे जाके लिख देंगे टू वेजेस, और वेजेस की अमाउंट कितनी है? तो सर 6,600। उसके बाद क्रेडिटर्स डन। अब सर ये डेट स्टॉक, डेट स्टॉक क्या होता है कि ऐसा स्टॉक के जो एज सच आप लोग यूज नहीं करने वाले बट आपके पास है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी? असेट्स हो जाएगी। आपके लिए क्या हो जाएगी? असेट्स हो जाएगी। सर ये याद रखना, सारे के सारे स्टॉक, सभी के सभी स्टॉक ओपनिंग स्टॉक को छोड़ के आपको असेट्स में ही लिखने हैं। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे डेट स्टॉक, जिसकी वैल्यू कितनी है? तो सर डेट स्टॉक की आपको वैल्यू देके रखी है 4,500 रुपए। अब उसके बाद आ रहा है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो आपके लिए लायबिलिटी है, यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब अमाउंट क्या है? तो 18,900। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होगा? तो आपने करंट अकाउंट से कुछ एक्सिस अमाउंट क्या करके रखा है? विड्रॉ करके रखा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये तो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी ना, क्योंकि हमने ज्यादा विड्रॉ करके रखा है। क्लियर? अब उसके बाद है कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस आपके लिए असेट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे कैश बैलेंस, और कैश बैलेंस की अमाउंट कितनी है? तो सर 36,720। ओके। अब उसके बाद है कैरियज इनवर्ड। सर ये कैरियज इनवर्ड आपका कहां पे आ जाएगा? तो सर कैरियज इनवर्ड आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरियज इनवर्ड आपके कौन से अकाउंट में आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। तो सर यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में जाके हम लोग लिख देते हैं टू कैरियज इनवर्ड, और कैरियज इनवर्ड की अमाउंट कितनी है? तो सर 6,000। उसके बाद आएगा कैरियज आउटवर्ड। तो सर कैरियज आउटवर्ड आपका आ जाएगा पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है ना। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे कैरियज आउटवर्ड, और इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी? कैरियज आउटवर्ड अमाउंट 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 7,500 रुपए। अब उसके बाद है बिल्स। सर बिल्स में पता नहीं चल रहा है, हेलो सर, बिल्स में पता नहीं चल रहा है कि कौन सी असेट्स और कौन सी लायबिलिटी। तो मैंने यहाँ पे क्या समझाया था? सर ये है अपनी लायबिलिटी साइड, यहाँ पे जाके लिख दो बिल्स। ये है अपनी असेट साइड, यहाँ पे जाके लिख दो बिल्स। अब सर मुझे एक बात बताओ, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस शो करेगी। तो देखो क्रेडिट की अमाउंट कितनी आपको देके रखी है? 7,000। तो यहाँ पे जाके लिख दो 7,000। और डेबिट की अमाउंट कितनी शो कर रही है आपको? तो सर 12,000। तो यहाँ पे जाके लिख दो 12,000। बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। क्यों फालतू में झंझट पालना। यहाँ पे रुको, मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, क्योंकि ये 6 लग रहा है। 12,000 रुपए। ओके। अब उसके बाद है डिस्काउंट। सर डिस्काउंट का जो डेबिट का अमाउंट था ना, वो हमने लिख दिया था, बट क्रेडिट का अमाउंट तो लिखना बाकी था ना। तो सर यहाँ पे आते हैं, और पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग जाके क्या लिख देते हैं? डिस्काउंट। तो पीएनएल अकाउंट में गए हम लोग, ये रहा अपना क्रेडिट साइड, यहाँ पे हम लोग जाके क्या लिख देंगे? बाय डिस्काउंट। और उस डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है? तो सर 2,000 रुपए। डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है? 2,000 रुपए। अब सर इसी के साथ आपके जितने भी एडजस्टमेंट थी वो क्या हो गई? खत्म। अब हमारे पास हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वेपन कौन सा? कैल्सी। अब हमें कैल्सी को यूज करना है। तो चलो अब हम लोग जाते हैं फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे जाके अगर कोई अमाउंट बाहर लिखनी बाकी है तो उसको हम लोग लिख देते हैं पहले। देखो ये वाली अमाउंट लिखनी बाकी है, तो यहाँ पे आएगा 1,80,000 माइनस 8,000। रुको दूसरा कैल्सी ले लेते हैं, क्योंकि वो चल नहीं रहा है प्रॉपर। 1,80,000 माइनस 8,000 प्लस 6,000 माइनस 1,000। 1,80,000 माइनस 8,000 प्लस 6,000 माइनस 1,000 माइनस 10,800। यहाँ पे टोटल कितना अमाउंट आ रहा है? 1,66,200 रुपीज। वैसे ही परचेस का भी एक बार बाहर लिख दे, तो 4,50,000 माइनस 9,000, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 4,41,000 रुपीज। अब टोटल कर दे, ऊपर वैसे भी कुछ है नहीं, तो प्लस 50,000, तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? तो सर 4,91,000 रुपीज। यहाँ पे भी कितना टोटल आएगा? 4,91,000 रुपीज। अब सर इसमें से सब कुछ हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस 9,900 1,66,200 13,500 6,600 और 6,000, तो कितना आ गया? तो 2,88,800 रुपीज। 2,88,800 रुपीज। चलो वापस ही लिख देते हैं, 2,88,800 रुपीज। अब सर इसको हम लोग क्या कर देंगे? तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख दूं मैं, तो सर ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब सर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग कहां पे जाके ट्रांसफर कर देंगे, तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रैकेट में जाके लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जिसकी अमाउंट कितनी है, तो सर 2,88,800। अब यहाँ पे प्लस कर दे तो प्लस 12,000 प्लस 2,000, तो टोटल कितना आ रहा है, तो सर इसका टोटल जो है वो आ रहा है 3,02,800। तो इसको लास्ट में जाके लिख दो, यहाँ पे जाके हम लोग लिख देते हैं 3,02,800, डबल लाइन सिंगल लाइन, 3,02,800 डबल लाइन सिंगल लाइन। अब एक एक करके सारी की सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एक एक करके हम लोग सारी की सारी चीजों को क्या करेंगे, माइनस। सो माइनस 7500 माइनस 42,000 माइनस 3150 माइनस 1620 माइनस 9,000 माइनस 11,000 माइनस 32,850 माइनस 6075 माइनस 9230 माइनस 2400। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आ गई हमारी, तो सर हमारे पास अमाउंट जो है वो आ गई है 1,77,975। और यहाँ पे जाके हम लोग क्या लिख देंगे, तो टू नेट प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। अब सर यहाँ पे हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में इसको क्या कर देंगे हम लोग, कैपिटल में जाके प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में कैपिटल कहाँ है, सर कैपिटल यहाँ है, कैपिटल में जाएंगे हम लोग और कर देंगे प्लस नेट प्रॉफिट। अब सर ये नेट प्रॉफिट कितना है, तो सर 1,77,975 रुपीज। अब इन दोनों को प्लस कर दे तो प्लस 2,70,000, तो टोटल कितना हो गया, तो सर 4,47,975। अब माइनस कर दे तो माइनस 16,200, सो 4,31,775। अब इसको प्लस कर दे तो प्लस 27,000 प्लस, अब ये क्रेडिटर्स की अमाउंट बाहर निकलनी बाकी रह गई ना, रुको एक मिनट में बाहर निकाल देता हूँ, 28,200 प्लस 6,000 माइनस 1,000, तो टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे टोटल आ रहा है 33,200 रुपीज। ओके, सो प्लस 33,200 प्लस 1620 प्लस 18900 एंड प्लस 7,000। यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, तो सर मेरा तो टोटल अभी आया है 5,19,495। अब एक बार देखते हैं कि इस साइड का टोटल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो गया तो सर मजे ही मजे, और अगर नहीं हुआ तो हम लोग गलती ढूंढेंगे कि कहाँ पे नहीं हुआ। तो 12,000 माइनस 36,720 माइनस 4,500 माइनस 6,000 माइनस 5,600 माइनस 50,000 माइनस 3,200 माइनस 69,825 माइनस 36,000 माइनस 20250 माइनस 1,13,400 एंड माइनस 1,62,000। और इसी के साथ देखो ये 56 स्टेप्स के साथ हमारी जो बैलेंस शीट है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। दैट मीन्स कि हमारी असेट्स और लायबिलिटी क्या हो रही है, यहाँ पे मैच हो रही है। क्लियर। वैसे तो सर ज्यादातर टाइम हमारा मैच हो ही जाता है, बट कभी कभार कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि जहाँ पे प्लस और माइनस करने में दिक्कत आ गई, ऐसा कुछ हो गया, तो वहां पे आपकी बैलेंस शीट शायद तक टैली नहीं भी होती है। तो सर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये जो थोड़ा सा लेंथी हुआ, आई नो कि काफी लंबा ये सम चला, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट थी, और कहीं ना कहीं पे ट्रायल बैलेंस में भी आपको 2 हिडन एडजस्टमेंट सर देके रखी थी। तो ये सम वैसा एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि आप लोगों को ये सम समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।